तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अब इस चैप्टर की बात करें तो हम इस चैप्टर में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में शॉर्टेस्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि हम सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो सभ्यता शब्द है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो सभ्यता शब्द को समझने के लिए हमें इसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा, इसके अर्थ को समझना पड़ेगा, जो है कि सभ्यता शब्द किसे कहा जाता है। तो सभ्यता जो है या सभ्यता वर्ड जो है स्पेसिफिकली किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो सभ्यता या संस्कृति ये दोनों वर्ड एक ही हैं, एक ही, इसका मतलब एक ही है। तो ये तीन कंडीशंस को जो फुलफ़िल करते हैं उस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कालखंड, विशेष कालखंड हो, भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा होगा, ये विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, प्लस विशिष्ट शैली हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन जहाँ पर भी फुलफ़िल होंगी उस कंडीशन को या उस जगह पर रहने वाली सभ्यता को हम स्पेसिफिकली सभ्यता कंसीडर करेंगे। यानी कि हड़प्पा भी इसी कैटेगरी में फॉलो करता है। कैसे कि उसका एक विशिष्ट शैली थी। विशिष्ट शैली में क्या क्या आ जाता है, वो लोग मोहरे बनाते थे। ठीक है, वो लोग मृद भांड बनाते थे। ठीक है, उनका रहन सहन स्पेसिफिक था, उनकी एक भाषा थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, रहन सहन, भाषा, पहनावा, आभूषण बनाने के तरीके। और इसके बाद हमें ये सारी साक्ष्यों में भी मिलते हैं कि उनके घर, मृद भांड, आभूषण, औजार, मोहरे। हाँ, मोहरे भी उनको एक स्पेसिफिक बनाती है जो कि यहाँ से पाई गई हैं। तो इतनी सारी स्पेसिफिक चीज़ें थी, स्पेसिफिक शैली थी, स्पेसिफिक वे था उनका, विशिष्ट तरीका था, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, सभ्यता कह देते हैं। तो एक कंडीशन ये फुलफ़िल हुई। दूसरी कंडीशन जो फुलफ़िल होती है वो ये है टाइम। ये सभ्यता एक स्पेसिफिक टाइम पे थी। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान ये सभ्यता एग्जिस्टेंस में थी। उसके बाद ये सभ्यता नष्ट हो गई। और हमें ये सभ्यता कहाँ मिली, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और भारत और गुजरात के कई सारे हिस्सों में, भारत के गुजरात के कई सारे हिस्सों में। तो हमने क्या समझा कि ये सभ्यता जो है जिसकी एक विशिष्ट शैली थी। ठीक है, उसके बाद इसकी एक इनका विशिष्ट शैली, विशिष्ट कालखंड या स्पेसिफिक टाइम था। इस टाइम हमेशा से ही स्पेसिफिक रहा है, उसको हम अगर डिनोट ना भी करें स्पेसिफिक से तो भी चलेगा। फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र में हमने समझ लिया कि अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, इन सभी स्थानों पर ये सभ्यता पाई गई। ठीक है, फिर इससे हम कह सकते हैं कि सभ्यता जो है एग्जिस्टेंस में थी। और इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज कौन सी इसमें है, एक तो है विकसित, विकसित से पहले थी आरंभिक। ठीक है, ठीक है, आरंभिक सभ्यता थी। उसके बाद विकसित थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, फिर उसके बाद सेम विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद परवर्ती भी यहाँ पे है जो कि डिक्लाइन का टाइम बताता है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से नष्ट हो गई। तो उसे परवर्ती काल मान दिया जाता है, पोस्ट हड़प्पन पीरियड। प्री हड़प्पन पीरियड, मिच्योर हड़प्पन पीरियड और पोस्ट हड़प्पन पीरियड। इस तरीके से इसे तीन स्पेसिफिक टाइम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम इसको समझेंगे भी। और स्पेसिफिकली जो इस चैप्टर में है वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मेनली जो कंसिडर किया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली विकसित हड़प्पा सभ्यता पर जो इस चैप्टर ने एम्फेसाइज किया है उसको लेकर, जो इस पे फोकस्ड है उसी को लेकर चलेंगे। इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो क्या है, वो है टाइमलाइन। अगर एक बार आप टाइमलाइन समझ गए,
इतिहास को समझने के लिए या हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो समय है। अगर टाइम समझ गए तो सारी चीज़ें आप उसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये इस साल में हुआ था, ये इसके बाद हुआ था, ये इसके बाद हुआ था। तो इसको समझने के लिए हम इतिहास की डेट्स को समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम टाइम को दो हिस्सों में बांट देते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो जो है वो ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस काल को हम जीरो मान लेते हैं। अब इससे पीछे जब भी हम जाएंगे, ठीक है, हम जितना पीछे जाएंगे हम उतना टाइम में पास्ट में जा रहे हैं, और ये भी पास्ट है, और इधर भी जब हम टाइम में पीछे जा रहे हैं तो ये भी हमारा पास्ट है। लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से कंसिडर करते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए 2026 है, तो इस टाइम को 2026 को हम ईसवी कहेंगे। अब ईसवी क्यों कहा? यानी जीरो से आप इस तरफ जब भी जाओगे तो उस काल को आप ईसवी, इंग्लिश में एडी और कॉमन एरा से डिनोट करोगे, ठीक है। और अगर आप टाइम में पीछे जाओगे, जीरो से ईसा मसीह के जन्म से पहले जाओगे, तो उस टाइम को हम बीसी में डिनोट करेंगे या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जो हड़प्पा का समय है वो कैसा समय है? ईसा पूर्व का, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, हड़प्पा का समय जो है पीछे का है। तो हम मान लेते हैं कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता एग्जिस्टेंस में थी। तो ये जो स्पेसिफिक टाइम हुआ ये इस सभ्यता के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम इससे थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक और टाइम मिलेगा हमें 1500 से, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, 1000 तक का। यानी कि जो 1500 से 1000 का समय है ये है वैदिक काल, यानी कि इस समय वेदों की रचना हुई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो है पाषाण काल आ जाते हैं, जिसमें नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल। इस तरीके से 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं हम। और उससे पहले फिर जो है उससे भी पहले जाएंगे तो फिर पृथ्वी के में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उस सब का भी आता है। जैसे कि हमने 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, 56 लाख साल पहले। तो ये जो 56 लाख साल पहले ये कैसे डिनोट किया गया है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से जीरो तक ले गए, फिर उसके बाद यहाँ से जो 2026 का टाइम है इसको भी इसमें जोड़ देंगे। मतलब 56 लाख साल में हम ये दोनों टाइम जब जोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट ये फिगर बन के आता है। यानी कि जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं तो उससे, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 56 लाख साल पहले हुई, 1 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति के कुछ साक्ष्य देखे गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इस पूरे टाइम को इंक्लूड करके यूज़ करते हैं। तो वो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया हुआ कि बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के, ईसा पूर्व के लिए यूज़ होता है। एडी जो है ईसवी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इस तरीके से डिनोट किया गया है। जैसे जो कि एडी जो है एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड एनो, इसमें डबल एन आएगा, एनो डोमिनी है, ठीक है। एनो डोमिनी के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो इसलिए ये ईसवी में कंसीडर कर लिया जाता है। CI हमने समझ ही लिया, कॉमन एरा के लिए यूज़ किया जाता है। BCI बिफोर कॉमन एरा या BC बिफोर क्राइस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से BCI के लिए ईसा पूर्व, CI के लिए ईसवी, BP के लिए वर्तमान से पहले। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे 56 लाख साल पहले, इसमें BP यूज़ हुआ है। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, मतलब कि आज से 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड किया गया है, इस तरीके से बांटा गया है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अभी हमें जो समझना है वो क्या समझना है कि किस तरीके से पृथ्वी पर
या एक तरीके से जो है हम इतिहास को समझने के लिए समय को बांटते हैं। तो समय को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और अभी हम स्पेसिफिकली जो टाइम पढ़ रहे हैं, जिस समय के बारे में पढ़ने वाले, वो ये है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल के बाद जो मेनली आता है महाजनपदों का काल, महाजनपद युग आ जाता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, तो कम वो यहाँ समथिंग 600 से लेके जो सेकंड चैप्टर है हमारा 600 ईस्वी में रहेगा। तो हम इस टाइम को ऐसे मान सकते हैं। फिर इसके बाद और आगे आएंगे तो फिर ये सारा मिडाइवल का पीरियड आ जाएगा। फिर मिडाइवल के बाद मॉडर्न आ जाएगा। मॉडर्न के बाद फिर कंटेम्परेरी आ जाता है, यानी कि वर्तमान, आधुनिक, हाँ वर्तमान ही आ जाएगा। कंटेम्परेरी को कई इतिहासकार अलग अलग टाइम पे डिनोट करते हैं। जैसे कुछ लोग कंसिडर करते हैं 1900 से, कुछ लोग कंसिडर करते हैं इसे 1950 से। तो कंटेम्परेरी टाइम को लेकर भी वो है, यानी कि वर्तमान को लेकर भी कुछ डाउट्स हैं, वर्तमान समय को लेकर। तो इस तरीके से समय को अलग अलग टाइम पीरियड में स्पेसिफाई करने के लिए बांटा गया है। तो अभी हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में समय को इस तरीके से बांटा गया। अब हम आते हैं कि जैसे मैंने तो आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता को आरंभिक और विकसित हड़प्पा सभ्यताओं में बांटा गया था। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में कुछ खास चीज़ें नहीं मिली हैं हमें। पशुपालन, कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी जैसे कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, जो कि छोटे मोटे इलाके में या छोटे एरिया में किए जाते होंगे। बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने के संकेत मिले हैं, स्थलों को त्यागे जाने के संकेत मिले हैं, लेकिन यहाँ पर रहन सहन और जो बस्तियाँ थी वो छोटी थी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है क्रमभंग, यानी कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, और जो उसके बाद जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बीच में एक क्रमभंग देखने को मिलता है, एक सीक्वेंस नहीं मिलता है। क्रमभंग का मतलब सीक्वेंसिंग नहीं देखने को मिलती कि पहले आरंभिक आई, फिर उसके बाद सीधा, फिर बीच में फिर थोड़ा और डेवलप हुआ, फिर और डेवलप हुआ, फिर जाके विकसित हुआ। नहीं, हमें क्या देखने को मिलता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, उसके बाद बीच में डिवाइड देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद डायरेक्ट हम विकसित हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। इस चीज़ को जो है इतिहासकार डिनोट करते हैं। कुछ चीज़ें जो कॉमन थी दोनों ही सभ्यताओं में, विकसित हड़प्पा सभ्यता में भी और दूसरा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में भी, ये दोनों चीज़ें कॉमन थी। क्या? पशुपालन, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, ये लोग करते थे। बस आरंभिक सभ्यताओं में छोटे स्तर पर किया जाता था और विकसित हड़प्पा में ये बड़े पैमाने पर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें कई सारे पेड़ पौधों, उत्पादों, जानवरों और मछलियों के एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं, जो बताते हैं कि वहाँ पर कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, और रहन सहन उन लोगों का कैसा था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा और आगे आते हैं, और हड़प्पा स्थलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर हम कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे हमें वहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ऐसे कई सारी चीज़ों के आहार की चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के दाने मिले हैं। तो ये सब क्या चीज़ें, चावल हो गया, ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है कि वो लोग खेती किया करते होंगे। ये आसमान से तो टपका नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर खेती वगैरह की जाती थी। गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, इस तिल वगैरह ये सब चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो कृषि की जाती थी। उसके अलावा जो है ये दोनों ही आरंभिक और विकसित दोनों में ही देखने को मिलता है। पशुपालन होता था, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इस तरह की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जो दर्शाती कि वो लोग क्या बोलते हैं, पशुपालन भी किया करते थे। और इसके अलावा जो है हमें कुछ सूअर, हिरण, घड़ियाल के हड्डियाँ भी मिली हैं। अब ये जो घड़ियाल की हड्डियाँ हैं, ये इंडस रिवर में पाई गई होंगी, जिसकी वजह से इतिहासकार अंदाज़ा लगा। कृषि करते थे तो किस तरीके से कृषि करते थे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, किस तरह के जानवरों से क्या क्या करते थे, उसके बारे में। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कृषि में किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बारे में
बताया गया है। तो वास्तविक विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है कि मतलब एग्जैक्टली कैसे करते थे वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि खेतों को जोतने के लिए जो है बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, या वृषभ का इस्तेमाल किया जाता होगा। ये रहा वृषभ, देख सकते हो। या उसके अलावा जो है चोलिस्तान के कई स्थलों, बनावली, हरियाणा से मिट्टी के हलों के प्रतिरूप मिले। मतलब मिट्टी के हलों के प्रतिरूप यानी कि मिट्टी से बने हलों के प्रतिरूप, हाँ मिट्टी से बने हल, मतलब मिट्टी के हल मिले, मतलब खिलौने के रूप में उन्होंने जो है हल पाया है। तो इस तरह के हलों के प्रतिरूप मिले हैं उन्हें, तो जिससे वो लोग खेती वगैरह किया करते होंगे। ठीक है, तो ये बैलों में बांध कर, जैसे कि इस गाँव देहातों में खेती होती है, उस तरह के हलों से ये लोग खेती किया करते थे। ये स्पेसिफिकली जो है लकड़ी के हल होते थे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, लकड़ी के हल हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक कहा जाता है कि लोहे के हलों का उपयोग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ, तो उसके बाद हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल जो है होता था, मतलब बर्तन और औजार बनाने में किया जाता था। तो मे बी वो लोग हलों में भी कॉपर यूज़ किया करते होंगे। ठीक है, हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती तो हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें क्या है जो एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। जैसे गुजरात से हमें बाजरे के दाने मिले हैं, ये पूछ लिया जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर इसके बाद जो है घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं या नहीं, एमसीक्यू में पूछ लेगा, ये याद रखने वाला है। आखेटक समुदाय जो है उनसे मांस वगैरह इकट्ठा किया करते थे मछलियों के लिए, नदियों से मछलियाँ पकड़ लिया करते होंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी स्पेसिफिक हैं जो याद की जा सकती हैं। और ये पूछ लेते हैं कि किस स्थान से जो है मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप मिले हैं। तो अगर उसकी बात करें तो बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप मिले हैं। तो चोलिस्तान के कई इलाके हो गए और बनावली हरियाणा, ये दो स्पेसिफिक जगहें जिनके बारे में याद रखना है। उसके अलावा कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, यानी कि ये भी एमसीक्यू में पूछ लेगा कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले। अब कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन हरियाणा। उसके अलावा आरंभिक स्तर पर खेती के में जो है स्टार्टिंग में जो खेती थी वो 2 रेखाओं में की जाती थी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हुए खेती की जाती थी, एक साथ 2 अलग अलग फसलों को उगाई जाती थी। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि एक ही टाइम पर 2 खेती की जाती थी, ये बताया हुआ है। तो एक खेती समकोण कैसा होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो एक बार इस साइड से इन्होंने कुछ और बो दिया, मान लो कोई अनाज बो दिया, और इस साइड से कोई सब्जी बो दी, वैसा कुछ। तो इस तरीके से ये लोग खेती करते थे। एक बार हलों को ऐसे जोता जाता था, फिर दूसरी बार ऐसे जोता जाता था। तो इसे समकोण विधि कहकर कहा गया है, जिसमें 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। तो इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। औजारों का इस्तेमाल तो हमें पता ही किया जाता है, पत्थर के फलकों वाले औजार मिले हैं, जिससे जो है वही फसलों को साफ़ करना, उसको काटने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता होगा। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हड़प्पा स्थलों से हमें जो है हड़प्पा स्थल जो था वो एक अर्ध शुष्क स्थल था, यानी कि सेमी एरिड, ऐसा इलाका जहाँ पर कृषि कम होती है, वर्षा कम होती है। तो ऐसा क्षेत्र था। तो अब यहाँ पे पानी, यानी सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाए? अब इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि अफगानिस्तान में जो सोर्तुगोई नामक स्थान था, वहाँ से नहरें मिली हैं, जो नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जो बताते हैं कि हो सकता है ये लोग नहरों द्वारा पानी जो है अपने खेतों तक ले जाते होंगे। इसके अलावा जो है पंजाब और सिंध से ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते। हो सकता है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो इसलिए, लेकिन इसके अलावा जो है हमें कुओं का भी की जानकारी मिलती है कि कुओं का इस्तेमाल भी ये लोग खेती में किया करते होंगे सिंचाई के लिए। फिर धौलावीरा में मिले जलाशय, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये याद रखना है। जिससे मिले जलाशय कृषि के लिए, जल संचयन के लिए उपयुक्त माने जाते होंगे, तो ये भी हमें पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट सोर्स है उसमें कुछ खास नहीं बताया कि एक मसाला पीसने के लिए इस तरह का एक पत्थर होता था, जिसमें एक बट्टा यूज़ करते थे, उससे पीसा जाता था, जड़ी बूटियाँ और मसाला कूटने का काम किया करता था। अब ये मिला कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्नेस्ट मेके की फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदाड़ो की जो जर्नल है या एक पुस्तक है, उसमें से ये जानकारी मिलती है, जो कि 1937 में
छपी थी। ठीक है, धोलावीरा से मिले जलाशय किस तरह के थे, तो ये है। वैसे तो ये एक बिग बात है जो कि ग्रेट बात कहा जाता है, राजगिरी कार्य के लिए या अनुष्ठानिक कार्य के लिए यूज़ किया जाता होगा। साथ ही साथ हो सकता है इसका इस्तेमाल जो है कृषि के सिंचाई के लिए भी किया जाता हो, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात, जो मोहनजोदाड़ो था उसके बारे में बताया हुआ है, एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, सबसे पहले खोजा गया जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो वो था हड़प्पा, सबसे पहले उसे खोजा गया था। ठीक है, लेकिन जो सबसे विकसित डेवलप्ड जो स्थान पाया गया है वो है मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला यानी कि लाशों का ढेर, लाशों के ढेर पर बना हुआ एक शहर, ऐसा समझ सकते हो। तो मोहनजोदाड़ो का शब्द का जो मतलब है वो ये आता है। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, एज यू नो। यहाँ पर जो है शहरों का, फिर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि यहाँ पे शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया था। तो एक हिस्सा था दुर्ग का और दूसरा हिस्सा था निचले शहर का। ठीक है, दुर्ग यानी सिटाडेल। और इन दोनों में जो स्पेसिफिक बातें हैं वो क्या हैं कि दोनों को ही जो है घेरा गया था ऊंची बड़ी बड़ी दीवारों से, ऐसे इन लोगों ने इसे घेरा हुआ था और एंट्री गेट्स बनाए गए थे जहाँ से एंटर किया जा सकता है। सेम छोटे शहरों में को भी, निचले शहर को भी घेरा गया था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दुर्ग जो है, और उसको समझने की कोशिश करें तो दोनों को ही बड़े नियोजित तरीके से बनाया गया था। नियोजित तरीके से कैसे कि पहले गलियाँ सड़कें बनाई गई, ठीक है, गलियाँ या सड़कें कह सकते हो, इस तरीके से शहर को इस तरीके से डेवलप किया गया था कि पहले इन्होंने सड़कें बना ली या गलियाँ बना ली, और उनको सबको एक ग्रिड पद्धति से सड़कों को भी जोड़ा गया था, और साथ ही साथ उसके बगल में नालियाँ बनाई गई थी, नालियों को भी जोड़ा गया था। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ है वो नालियाँ कई कई जगहों तो गलियों के साइड में पाई गई हैं और कई कई जगहों पे बीच में पाई गई हैं। ठीक है, बीच में भी पाई गई हैं। तो ये हो गया कि शहरों को गलियों और नालियों से जोड़ा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद चबूतरों पर पहले घर का बेस बनाया गया था इस तरीके से, फिर उसके ऊपर जो है घरों का निर्माण किया गया था। तो इससे एक नियोजित शहर उभर कर आता है। अगर मुझे एक इमेज मिली तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो इससे नियोजित शहर इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड करके ये सारी चीज़ें की। ठीक है, तो नियोजित शहर के बारे में पता चलता है जो कि चबूतरों पे बनाया गया था। फिर इसमें बहुत सारा श्रम लगा होगा और इसके बाद जो है बड़ी बड़ी मात्रा में ईंटों का एक तरीके से निर्माण किया गया होगा घरों की नींवों को बनाने के लिए। तो एक कलेक्टिव वर्क दिखता है कि मतलब वर्क दिखता है कि इन लोगों ने साथ में मिलकर ये काम किया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नालों का निर्माण जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है, वही ग्रिड पद्धति से इसे जोड़ा गया था। ग्रिड पद्धति से इसे जोड़ा गया था। ग्रिड पद्धति यानी कि एक नाली को दूसरी नाली से जोड़ना, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो ये कैसा भी हो सकता है, आज के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा जो कि सीवेज लाइन हो या नालियाँ हो शहरों की, उनको भी इसी तरीके से एक नाली से दूसरी नाली से जोड़ा गया है और उसका सारा गंदा पानी होता है वो शहर के बाहर किसी बड़े नदी या नाले में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे भी जोड़ा गया था और सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, मतलब एक हड़प्पा वासियों का घर है, आपका नहीं। ठीक है, तो ये घर है। अब इसमें जो बाथरूम के लिए स्पेसिफिक जो एरिया बनाया जाता था वो ऐसे बनाया जाता था कि उसका जो फर्श है उससे एक छोटी सी नाली बनाई जाती थी जो गली की नाली से कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, जब गली की नाली से कनेक्ट हो जाती थी तो यहाँ से गंदा पानी निकल जाता था, और इनका जो फर्श था, जो बाथरूम का फर्श होता था वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था ताकि घर में कीचड़ ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से पक्की ईंटें और उसमें फिर बाथरूम में एक नाला, छोटा सा नाला जो है बड़ी नाली, गली की नाली से जोड़ दिया जाता था जिससे सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता था। तो इस तरीके से ये लोग इतने डेवलप्ड थे कि इतना सब सोच समझ कर इन्होंने अपने बाथरूम्स वगैरह बनाए थे जो कि आज भी हम गाँव वगैरह में नहीं देखते, जबकि इतने 1000 साल पुरानी सभ्यता में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। दूसरा आता है दुर्ग की बात। तो जैसे इसमें बताया हुआ है कि दुर्ग में धोलावीरा, लोथल जैसे जो पूरी बस्तियां थी वो किलेबंद थी। दुर्गों मतलब बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेरा गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से तो घिरा नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। मतलब कुछ इलाकों में दीवारों को
घेरा गया है। अगर वो छोटी बस्ती निचला शहर और दुर्ग से बराबर है तो उसे किलेबंद किया गया है दोनों शहरों को। लेकिन अगर दुर्ग ऊंचाई पर है, थोड़ा ऊंचाई पर है, तो उसे नहीं घेरा गया, ये दिखाया गया क्योंकि वहाँ पे हार्ड टू रीच होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है गृह स्थापत्य कला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से इन्होंने अपने घरों को बनाया था। तो जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं मैं उसको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये एक हड़प्पा वासी का घर है, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने घरों के बीच में आंगन बनाए थे। फिर उसके बाद आंगन के साथ साथ उन्होंने कई सारे कमरे इस तरीके से अपने घरों में बनाए थे। तो ये हो गया आंगन, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कई सारे रूम्स बनाए थे। रूम नंबर डालते 1 2 3 ऐसे करके, जो कि जिसमें सभी लोग रहा करते होंगे। तो आंगन बनाने का कई सारा रीज़न था। एक तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती थी डायरेक्ट, जिसकी वजह से घरों में रोशनी प्रॉपर रहती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी जो बात है कि घरों के आगे फर्स्ट फ्लोर में कोई खिड़कियां नहीं थी, नो खिड़की, ठीक है। विंडोज़ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने अब जो है जैसे अगर हमारे टाइम पे जो आंगन होते हैं उसमें पहले मेन गेट होता है और एंट्री गेट से ही हमें आंगन दिख जाता है। लेकिन जो हड़प्पा वासियों के आंगन थे वो बड़े अलग थे थोड़े से। उन्होंने अपने घरों के एंट्री गेट्स ऐसे बनाए थे कि एंट्री से डायरेक्ट आंगन नहीं दिखेगा। तो अगर कोई एंटर करेगा तो पहले वो एक घर की दीवार से होते हुए, या चाहे वो इधर से आए या इधर से जाए, तो इस तरीके से वो एंटर कर पाएगा मेन आंगन में। इससे क्या है, प्राइवेसी बनी रहती थी, ठीक है। अब ये हो गया कि एंट्री गेट है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने जो एंट्री गेट्स बनाए थे, मान लीजिए ये हमारे एंट्री गेट्स हैं, इन्होंने इन एंट्री गेट्स में ही घरों के अंदर ही कुएं बनाए थे और ऐसे 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता था कि घर का व्यक्ति भी जो है पानी भर सकता है और कोई बाहर से आया व्यक्ति भी पानी भर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द पीपल विच आर लिविंग इनसाइड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने अपने घरों के अंदर ही बड़े बड़े कुएं बनाए थे जिसमें लोग पानी भर सकते थे, चाहे वो घर का व्यक्ति हो या बाहर का, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो ये है कि कई सारे घर जो दुर्गों में पाए गए हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, यानी कि इनके घरों में सेकंड फ्लोर भी हुआ करते थे और वहाँ पर विंडोज़ थी। और विंडोज़ का इस्तेमाल सिर्फ किस लिए होता था, ताकि रोशनी वगैरह आए, और प्राइवेसी बचाने के लिए उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर विंडोज़ नहीं बनाई थी। तो इतना ज़्यादा डेवलप ये शहर था और ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की संरचना थी। अब उसके बाद आ जाते हैं दुर्ग पर। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में हमें जो है यही घरों की संरचनाएँ मिली हैं। साथ ही साथ हमें माल गोदाम मिले हैं जहाँ पर अनाज, ग्रेनरी रखा जाता होगा, ठीक है। और इनकी जो छतें हैं, जितनी भी हड़प्पा की जो बिल्डिंग्स मिली है खुदाई में, उसमें हमें ना छत नहीं मिली, बहुत कम ही इलाकों में छतें मिली हैं। इसका रीज़न ये है कि पहले जो है लोहा नहीं होता था, तो सरिया नहीं होता था, या इस तरीके से बड़े बड़े जो बीम्स लगाए जाते हैं छतों में वो नहीं बन सकते थे। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, छतों पर जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। छतों से जो है छतों को बनाने के लिए लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। और लकड़ी एक पेरिसेबल आइटम है, यानी कि नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, ठीक है। तो ये समय के साथ नष्ट हो गई, तो इसलिए हमें छतों के कुछ साक्ष्य नहीं मिलते। फिर हमें विशेष स्नानागार मिले हैं। विशेष स्नानागार यानी कि वही जो धोलावीरा का वो जो बाथरूम दिखाया था मैंने, इस तरीके मतलब जो जलाशय दिखाया था जिसमें दोनों साइड नॉर्थ और साउथ में जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी इस तरीके से एंट्री, जिससे बाथरूम में एंटर कर सकते थे और मतलब पूल में यानी कि स्नानागार में एंटर कर सकते थे, जो कि आयताकार होता था। और इसको भरने के लिए उन्होंने कुएं बनाए थे, दोनों साइड 4-4 कुएं मिले हैं जिससे इसे भरा जाता था, और इसको साइड से खाली करने के लिए भी जगह बनाई गई थी। तो इतना डेवलप था। और इसका जो फर्श है वो जिप्सम से प्लास्टर किया गया था, मतलब एक तरीके से सीमेंट का इस्तेमाल किया था इन्होंने इसको पूरा एक तरीके से लीकेज प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हो कि ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। फिर कई सारे कक्ष हुआ करते थे आसपास, जहाँ पर जो है
कपड़े वगैरह बदले जाते थे फिर। ठीक है, स्नानागार एक बड़ी संरचना थी। अब ये इसका स्पेसिफाई नहीं है कि इसका काम के यूज़ क्या होता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि विशिष्ट अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ये भी स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन की बात करें तो सामाजिक जो है समाज, अब हमने समझ लिया कि रहन सहन कैसा था, शहर कैसे बना हुआ था, स्ट्रक्चर कैसा था, वो सब। लेकिन समाज में लोगों की स्थिति क्या थी, गरीब थे, अमीर थे, और मिडिल क्लास था या नहीं था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस सब के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। स्पेसिफिक जानकारियाँ इसके बारे में भी नहीं मिलती थी। तो सामाजिक भिन्नताएं तो थी, और सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी, आर्थिक भिन्नताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसमें समाधान के बारे में बताया हुआ है कि दफनाने की विधियों से कुछ इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर जो है सामाजिक भिन्नताएं थी। जैसे हमने पढ़ा है पिरामिड्स के बारे में, जो कि कहाँ होते थे, पिरामिड्स इस शेप के होते थे जो कि इजिप्ट में पाए गए हैं। ठीक है, इजिप्ट में पिरामिड्स पाए गए। और इन पिरामिड्स की खास बात क्या थी कि ये एक कब्र है। फ़ैरोज़ की जो कब्र होती थी, जो उनके किंग्स होते थे, उनकी कब्रों को इन पिरामिड्स के अंदर नीचे गर्त में रखा जाता था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पिरामिड बना देते थे, जो कि एक रिचुअल था जो कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। हमने पिज़ा के जो पिरामिड्स देखे हैं वो मेनली 3 बड़े पिरामिड्स देखे हैं, लेकिन आप अगर इजिप्ट के बारे में जानकारी लेना चाहोगे या जानना चाहोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स वहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका स्टाइल। अब सेम जो चीज़ है, हम आते हैं हड़प्पा में। तो हड़प्पा में भी दफनाए जाने की प्रक्रियाओं में वैसे तो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग जो है दफनाने वाली प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते थे हड़प्पा में। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मर गया तो या तो उसे जंगलों में फेंक दिया जाता होगा या फिर उसे नॉर्मली मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता होगा। कुछ जो कब्रें मिली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग मिली हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्तियाँ दफनाई गई हैं, जिसमें आभूषण है, ठीक है, मृदभाण है, आभूषण है, और उसकी इस्तेमाल डेली यूज़ वाली वस्तुएं हैं। तो ये सब चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे पता चलती है जो कि उनके जीवन शैली से रिलेटेड है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों सावधानों में आभूषण पर मिले हैं। मतलब कि वुमेंस की बॉडीज़ में भी जो है आभूषण पाए गए हैं, चाहे वो मन के हों, मोती हो, चूड़ियाँ हों, इस तरह की चीज़ें पुरुष भी पहना करते थे, महिलाएं भी पहना करती थी। सीप शंख के बने हुए कई सारे मन के, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन के भी पाए गए हैं, आभूषण के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दफनाने जाने वाले व्यक्तियों के शरीर से पाई गई हैं, जो कि आपने देखा भी होगा इस चैप्टर के जो लास्ट में एक चित्र दे रखा है, जिसमें एक पूछा गया है कि किस वुमन का चित्र है। लेट्स मूव इनटू दैट। पहले हम चलो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये है वो चित्र। अब इसमें आप देख सकते हो इसने बैंगल पहना हुआ इस वुमन ने, ये वुमन का चित्र है, और इसने फिर कई सारे नेकलेस वगैरह भी पहने होंगे, और उसके साथ जो है इसके बर्तन मृदभाण वगैरह भी इसके मरने के साथ ही इसे दफनाया गया है। तो अभी पहली बात तो ये हमें पता नहीं चलता कि स्त्री का चित्र है या पुरुषों का, लेकिन इतिहासकार इसे पता लगाते हैं इसकी जो हिप बोन है उसके आधार पर। ये जो हिप बोन है ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो जो बड़ी हिप बोन होती है वो ज़्यादातर वुमेंस में पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बच्चा पैदा करती हैं, तो उनकी हिप बोन जो है इस कारण बड़ी होती है। तो इसलिए जो है ये इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि एक फीमेल का बॉडी है, डेड बॉडी है, तो इसे दफनाया गया है। इस तरीके से ये लोग दफनाया करते थे। तो जो कि एक विशिष्ट बात है कि मतलब व्यक्ति के मरने के बाद उसकी वस्तुओं को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। अब इसके मैं 2 रीज़न तो बता सकता हूँ। एक हड़प्पा वासियों का रीज़न था, मेसोपोटामिया में भी जो है मृत व्यक्ति के साथ उसकी वस्तुएं दफना दी जाती थी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो मरने के साथ उसकी वस्तुएं दफना दी जाती थी। तो वो लोग बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद
आफ्टर लाइफ वो इन वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसके साथ उसकी वस्तुएं दफना दी जाती थी। तो हो सकता है ये लोग भी ऐसा कुछ बिलीव करते हों, इसलिए उसके साथ उसकी वस्तुएं दफना दी गई हों। कमाल की बात है, एक तांबे का दर्पण भी वहाँ पर मिला है जो इसी तरीके से दफनाए जाने वाली जगह पर पाया गया है। दूसरी जो बात है वो बड़ी और इंटरेस्टिंग है, जो मैं मानता हूँ। हो सकता है कि पहले के टाइम पे किसी को पता नहीं चलता था कि वो व्यक्ति मरा कैसे, जैसे वो बीमारी से मरा, या कोई वायरस था उस, या किसी तरीके की डिजी मतलब कोई डिजीज़ से मरा, या कैसे मरा, या फाइट में लड़ने वड़ने के दौरान मर गया, या अचानक से मर गया। तो उसकी वजह से जो है हमें उस इतिहास, उस समय के जो लोग थे उनको पता नहीं चलता होगा कि ये व्यक्ति मरा कैसे। अब जब पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति मरा कैसे, तो उस केस में लोग सोचते होंगे कि इसकी वस्तुओं में हो सकता है कोई समस्या रही हो, और अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो हम भी मर सकते हैं, तो इसलिए उसके साथ उसकी वस्तुओं को भी दफना दिया जाता होगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति टीबी से मरता है या किसी बड़ी बीमारी या कैंसर वगैरह से मरता है, तो उसके कपड़े, उसकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, बिस्तर वगैरह, उन सबको फेंक देते हैं हम लोग, या किसी को दे देते हैं दान वगैरह में। तो ये भी होता है। तो हो सकता है कि ये लोग इसी तरीके से मरने के बाद उनकी वस्तुओं को उसके साथ ही दफना देते होंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमें एक जानकारी मिली सामाजिक भिन्नताओं में के बारे में कि कुछ कब्रों में तो कुछ नहीं मिलता है, या उनको ऐसे ही दफना दिया गया, और कुछ कब्रों में हमें उनके साथ की बेशकीमती आभूषण वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सामाजिक भिन्नता थी। सामाजिक भिन्नताओं की पहचान करने के लिए हम कई सारी और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें पत्थर, मिट्टी और सामान्य पदार्थों से को आसानी से पहचानने के आधार पर भी इतिहासकार ये पता लगा लेते हैं कि बस वहाँ पे लोग किस तरीके से रहा करते थे। तो इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कोई वस्तु कहाँ पाई गई, उसकी क्या वैल्यू होगी, वो ये इस बात से पता चलता था कि वो वस्तु कहाँ पाई गई। ठीक है, वो कितनी कीमती है इसका पता उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक, या उसमें लगी धातु, वो कितनी ज़्यादा दुर्लभ धातु थी, इससे भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें फॉइंस टेक्निक का यूज़ किया गया है, फॉइंस टेक्निक के बारे में बताया हुआ है। तो फॉइंस टेक्निक की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक होती थी जिसमें रेत, बालू और रंग मिलाकर उसे पेस्ट बना लेते थे, और उससे जो है किसी चीज़ को पेंट कर दो तो वो छूटता नहीं था। तो ये भी एक वस्तु मिली मर्तबान जिसे इस टेक्निक से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो टेक्निक जो थी बहुत ज़्यादा मुश्किल मानी गई है। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो मिली हैं, उन्हें विलासिता की वस्तुओं में कैटेगराइज कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि विलासिता की वस्तुओं का मतलब क्या है। तो विलासिता की वस्तुओं का मतलब होता है लग्जीरियस, एनीथिंग विच इज़ लग्जीरियस इज कॉल्ड विलासिता, विलासी। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी वस्तु जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसको बनाना, क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, उसे विलासी माना गया है, इतिहासकारों ने माना है। तो इसमें मृदघाण, सुइयाँ, झावा, चक्कियाँ वही अबतल चक्कियों की बात की गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं विलासिता की वस्तुओं में कैटेगराइज वो इस बेसिस पे करते हैं कि वो वस्तु क्या है। आभूषण है तो विलासी है, कोई नॉर्मल वस्तु है डेली बेसिस की तो वो विलासी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो किसी वस्तु की दुर्लभता पर यह आधारित था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में जो है इस तरह की विलासिता की वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन कहाँ नहीं मिलती, छोटी वस्तुओं में विरले ही इस तरह की वस्तुएं पाई गई हैं। जैसे लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र वगैरह रखने यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते होंगे, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, हड़प्पा में से मिले हैं। लेकिन अगर बात करें कालीबंगा जैसी छोटी वस्तु की बस्ती में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिली हैं। सोना एक दुर्लभ वस्तु था, हमेशा से रहा है, वो चीज़ें भी पाई गई हैं और इन्हें विलासिता की वस्तुओं में यूज़ किया गया। हड़प्पा से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं, मतलब हमें मिलती हैं ऐसी चीज़ें। संचय का मतलब वही है, स्टोर करना, घड़ों में रखी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब घड़ों में, जैसे पुराने समय में तिजोरियाँ हुआ नहीं करती थी, लोग मिट्टी में ही, ज़मीन में ही अपनी वस्तुएं, सोना चांदी गाड़ देते थे। तो कई बार वो गाड़ के भूल जाते थे, कई बार मिलती ही नहीं थी। तो इस सिचुएशन की वजह से भी जो है कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो वो सारी चीज़ें हमें इतिहासकार जब खोदते हैं तब उन्हें वो मिलती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया, लेट्स मेंशन दैट, वो है कि हड़प्पा की दुर्दशा। यानी कि हड़प्पा ने, हमने पढ़ा कि सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा था। ठीक है, लेकिन
हड़प्पा खोजा गया पहले इस वजह से वो नष्ट भी हो गया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्या कि ईंटें चुराने वाले लोगों ने इस शहर को नष्ट कर दिया। मतलब लोगों को जब इतिहासकारों की इस पर नज़र नहीं पड़ी तो उन्होंने लोगों को जब फर्स्ट टाइम ईंटें मिली तो उन्होंने क्या किया, उसे खोदना शुरू किया। तो खोदते खोदते उन्होंने हज़ारों की संख्या में ईंटें जो है वहाँ से चुरा ली। ईंटें चुराई क्यों? क्योंकि वो अपना घर बनाना चाहते थे या कुछ ऐसा, तो उन्हें फ्री की ईंटें मिल रही थी, उन्होंने वहाँ से चुरा ली। तो जब तक इस बात का पता सर्वेक्षण डिपार्टमेंट या एक तरीके से जो है इतिहासकारों को चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा माना जाता है कि इतनी ईंटें चुरा ली थी कि 100 माइल्स यानी लाहौर से मुल्तान तक की रेल की पटरी बिछाने के लिए जितनी ईंटें इस्तेमाल होती है उतनी ईंटें उन्होंने चुरा ली। तो सोचो कितना बड़ा हिस्सा जो है बर्बाद हो गया इसी कंडीशन की वजह से। फिर दूसरी बात है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने, जिन्होंने जो है जिन्हें भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है, पुरातत्व का जनक माना जाता है। इन्होंने इस चीज़ को रोका और फिर यहाँ पर कार्य मतलब ऐतिहासिक कार्य यानी कि खोजबीन का कार्य, अन्वेषण का कार्य शुरू किया। तो इसकी वजह से जो है कई सारी चीज़ें वहाँ लुप्त हो गई, कुछ चीज़ें हमें मिली नहीं, फिर उसके बाद हम उनकी भाषा भी नहीं पढ़ पाए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है एक पूरी सिविलाइजेशन जो है अनडिसाइफर्ड है, अनसुलझी है, जिसे समझा नहीं जा सका है अभी तक। बहुत सारी चीज़ें अभी, बहुत सारी जानकारियाँ अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें भी इसमें रहीं। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि किस तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये सारी खोजें जो की, जिससे हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्रोत है अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। वही नालियों के बारे में बताया गया है इसमें। अर्नेस्ट में के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। ये पॉइंट्स, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको बुक में, आप उसे हाईलाइट कीजिए और उसे याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो हमें शिल्प उत्पादन के विषय में जो जानकारी है वो भी मिलती है कई सारे स्रोतों से। जो कि विलासिता की वस्तुएं यूज़ होती थी, उन्हीं वस्तुओं का निर्माण किया जाता था शिल्प के रूप में, क्राफ्टमैनशिप के रूप में। तो इसमें जो है शंखों की कटाई, मोहर, धातुक्रम, मोहरों का निर्माण, बाट बनाना, मन के बनाना, ये सारी चीज़ें शामिल थी जो शिल्प उत्पादन के कार्यों में आती हैं, कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कार्लिनियन सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैल खड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, धातुएं, शंख, फॉइंस, पक्की मिट्टी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी शिल्प उत्पादन के कार्यों में। ठीक है, फिर इसमें बनता क्या था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, कई तरह के मनके, इस तरह के मनके बनाए जाते थे और इनको फिर आभूषणों के रूप में पहना जाता था, यूज़ किया जाता था। तो अब ये सारी चीज़ें प्राप्त कहाँ से होती थी, जैसे कार्लिनियन हो गया, स्फटिक, जैस्पर, ये सारी चीज़ें कहाँ से पाई जाती थी, इनका इस्तेमाल कहाँ से, इनको लाया कहाँ से जाता था, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, वही यहाँ पे भी कुछ खास नहीं बताया है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें वही कि कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर होता था, लाल पीले रंग का पत्थर, जिसे कई भिन्न चरणों में मतलब कई सारी प्रोसेसिंग से गुजारा जाता था, फिर जाके उसे आभूषण के रूप में बनाया जाता था। फिर उसमें जैसे वही मन के बनाने के लिए उसको पहले शेप दी जाती थी, फिर उसमें छेद किया जाता था, फिर पॉलिश की जाती थी, फिर उसके बाद उसे पिरोया जाता था और उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस होता था। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चाहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा से छेद के करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो ये भी एमसीक्यू में बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता चलता है कि उत्पादन केंद्रों के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो ऐसे पूछ सकता है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों के विषय में कौन सा पॉइंट गलत है। तो धोलावीरा, चामुंडड़ो, लोथल दे देगा और एक दे देगा मोहनजोदाड़ो। तो आपको गलत क्या करना है, मोहनजोदाड़ो, क्योंकि ये सारे तो शिल्प उत्पादन से रिलेटेड क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद नागेश्वर, बालाकोट से भी हमें जो है इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं जो कि बताते हैं कि वहाँ पर जो है मतलब शिल्प उत्पादन होता था। चाहुंदड़ो, लोथल से तैयार माल जो है कहाँ ले जाया जाता था, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरों केंद्रों तक लाया जाता था। यानी कि ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इतने वेल डेवलप्ड सिटीज़ थे, वो एक तरीके से कंज्यूमर्स थे जो कि
एक तरीके से रॉ मटेरियल भी ख़रीदा करते थे और तैयार माल भी ख़रीदा करते थे। ठीक है, तो अब हमें शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में तो हमने ये समझ लिया कि शिल्प उत्पादन होता था, फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस होता था, उसको छेद करना, उसको पॉलिश करना, फॉइंस टेक्निक का यूज़ करना, ये सब, और उसकी पहचान कैसे होती थी कि शिल्प उत्पादन कहाँ कहाँ होता था। तो उसकी पहचान करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। वही कि कोई वस्तु जो है जब भी बनाई जाती है तो उसके साथ कूड़ा करकट वहीं पर फेंक दिया जाता है, छोटे टुकड़े मिले हैं या बहुत सारा घिसा हुआ मलबा मिला है, पत्थरों के टुकड़े मिले हैं या औजारों के कुछ टूटे फूटे हिस्से मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था। तो इस तरीके से शिल्प उत्पादन केंद्रों की भी पहचान हो जाती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से मोस्टली 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं या 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो ये है कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ और उपमहाद्वीप की कौन कौन से हिस्सों से कहाँ कहाँ से माल प्राप्त किया जाता था वो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, तो जैसे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए पहले तो ये कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, तो उसकी बात की गई है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये लोग बैलगाड़ियों के खिलौने मिले तो इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद नदी मार्गों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नावों के भी कुछ मोहरें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो बोट्स का इस्तेमाल होता था लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। फिर उसके बाद अगर और हम आगे आएँ तो कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा ऐसे, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, उन सभी तरीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए अगर सिंपल सा कहीं पर भी रॉ मटेरियल जैसा वर्ड यूज़ हो जाए, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और इसको लिखना होगा। तो जैसे नागेश्वर बालाकोट से शंख मिल जाता था, अफ़गानिस्तान सोरतुघई नामक स्थान से जो है, अफ़गानिस्तान के सोरतुघई नामक स्थान से नीले रंग के पत्थर मिल जाते थे। लोथल गुजरात से कार्लिनियन यानी जो लाल रंग का पत्थर होता था, जो हमने पीछे पढ़ा, अभी याद होगा, तुमने अगर समझा होगा तो याद होगा। ठीक है, वो मिल जाता था। फिर उसके बाद दक्षिण राजस्थान उत्तरी गुजरात से सैल खड़ी नामक पत्थर जो है वहाँ से मंगाए जाते थे। फिर इसके बाद राजस्थान की खेतड़ी से तांबा मंगाया गया था, और कई सारे राजस्थान में अन्य धातुएं भी पाई जाती हैं, टीन वगैरह, तो वो लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें भी मंगाया करते थे। फिर इसमें जो एक चीज़ और याद रखने वाली है कि तांबा जो है 2 जगह से मंगाया जाता था, एक तो राजस्थान के खेतड़ी से, दूसरा ओमान से। ओमान से जो तांबा मंगाया जाता था उसमें निकल के अंश मिले हैं, तो ये इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि ओमानी जो तांबा है वहाँ पर भी निकल के अंश पाए जाते हैं उनके तांबे में, और जो यहाँ पे इंडिया में जो हमें मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो तांबा के औजार पाए गए हैं उसमें भी ये अंश है, तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें एक ही स्थान से आई हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था, वही कोलार माइंस जो थी KGF वाली, वहाँ से। ठीक है, तो ये समझ सकते हो, कोलार माइंस जो है गोल्ड के लिए सबसे फेमस थी, वहाँ से सोना मंगाया जाता था। तो ये तो हो गया कि कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता था, ये सारे पॉइंट्स वहीं से उठाए गए हैं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। फिर हमें एक चीज़ और पता चलती है जो कि इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है MCQ में, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के बारे में। तो साक्ष्यों से जो है पुरातात्विदों को पता चलता है कि गणेश्वर जोधपुर नामक एक संस्कृति थी। संस्कृति यहीं पे फिर से आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसकी विशिष्ट शैली हो, स्पेसिफिक टाइम हो, टाइम लिख लेते हैं शॉर्ट में, टाइम, और उसके बाद जो है क्षेत्र, एरिया, स्पेसिफिक एरिया हो। ये 3 चीज़ें जहाँ पर भी पाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली, स्पेसिफिक टाइम तो था ही, फिर क्षेत्र भी हो गया, गणेश्वर जोधपुर जो कि कहाँ पर है, ये है गुजरात में, राजस्थान में खेतड़ी क्षेत्र में पाया गया, जहाँ पर विशिष्ट मृदभांड मिले हैं, विशिष्ट स्पेशल मृदभांड मिले हैं हड़प्पाई मृदभांडों से अलग, यानी कि जो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, वो काफ़ी अलग थे किससे, हड़प्पाई बर्तनों से। ठीक है, फिर यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है,
ठीक है। तो जो कि दिखाती है कि ये एक अलग तरह की सिविलाइजेशन, एक स्मॉल सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी उसी टाइम पर। किस टाइम पर? हड़प्पा के काल पे, यानी कि 2600 से 1900 के दौरान। ठीक है, तो ये है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है।